जैसी आशंका जताई जा रही थी कि जैसे ही सूरत के कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनकी ये सदस्यता चली जाएगी। लेकिन कानून के जानकार अपनी अपनी राय दे रहे थे। कोर्ट ने यह कहा था कि आप इस पे स्टे के लिए आगे आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही राहुल की सदस्यता रद्द कर दी गई है, यानी सदस्यता उनकी चली गई है। तो अभी की एक बड़ी खबर, लोकसभा के सदस्य अब नहीं रहे हैं राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करार दे दिया गया है। तो अभी की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी को जब 2 साल की सजा हुई तो उसके बाद ये फैसला आया है और उनकी सदस्यता चली गई है, उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया है। तो एक बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद वो इस सजा पर स्टे के लिए जाएंगे और उसके बाद उनकी सदस्यता शायद बचे, लेकिन कानून यह है कि जैसे ही आप किसी भी मामले में सजा याफ्ता होते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाती है। तो राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किया गया। अभी की ये बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। इसकी पूरे अपडेट के लिए भी हम आपको बताएंगे। सेक्रेटरी जनरल का ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट से ये फैसला आया है। यहां पर अखिलेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मामले पर बात करने के लिए। अखिलेश, आप हमारे साथ आए। इतनी तेजी से क्या, हाँ आप अभी इतनी तेजी से ये कार्रवाई हुई है? क्योंकि हमने देखा था आजम खान के बेटे के ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी। तो केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, बाबा हैं हमारे साथ। बाबा, ओवर टू यू। देखिए, जो अभी नोटिफिकेशन दिया है लोकसभा स्पीकर ने, उसके अनुसार राहुल गांधी की सदस्यता जो है लोकसभा सांसद के रूप में खत्म हो गई है। और अब आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है अब एक्स एमपी हो गए हैं। अब जो है वायनाड की उनकी सीट जो है उसको वैकेंट घोषित किया जाएगा, वो रिक्त सीट दिखाई जाएगी। और आने वाले दिनों में जो प्रक्रिया है उसके अनुसार वहां पर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको वहां पे बाय इलेक्शन की घोषणा करेगा। लेकिन इन सब के बीच अब एक कानूनी पहलू है। मंडे को राहुल गांधी अपील करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब वो एक कानूनी लड़ाई है। लेकिन अभी जो है राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। अब उनको जो है हमने कई मामलों में देखा है, जैसे कि अभी ही एक लक्षद्वीप के सांसद के मामलों में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चुनाव आयोग को ये कहा था कि उस मामले में भी वहां पे बाय इलेक्शन घोषित हो गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इतनी जल्दी किया है, तो लक्षद्वीप के सांसद की सदस्यता बहाल हो गई थी। तो अब ये कानूनी लड़ाई है जो कि राहुल गांधी को आगे लड़नी होगी और अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही उनकी सदस्यता जो है यदि जो है रिस्टोर होगी। कुछ आजम खान के बेटे के मामले में भी यही वाकया हुआ है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के बेटे के मामले में एक जो मेंशन की गई थी उसमें नई डेट 29 मार्च की दी है। तो इस तरह के कई मामले जो है वो चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप अभी कह सकते हैं कि राहुल गांधी अभी फिलहाल इस वक्त किसी भी हाउस के सदस्य नहीं रहे, उनकी सदस्यता चली गई है। अब बाकी जो है वो अदालत में जब वो अपील करेंगे उसके बाद जो कुछ होगा उस पर निर्भर करेगा। शुक्रिया मनोरंजन। हमारे साथ अखिलेश है स्टूडियो में। अखिलेश, क्या अब एक कानूनी रास्ता ही बचा है राहुल गांधी के लिए? देखिए, कल भी जब ये फैसला आया था सूरत कोर्ट का, तब ये बात स्पष्ट कर दी गई थी सभी कानूनों के, संविधान के जानकारों के द्वारा कि जो कल सूरत कोर्ट का फैसला आया उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अच्छा, यानी इसमें किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ये लोकसभा सचिवालय ने जो किया है वो नियम के तहत, प्रक्रिया के तहत ही किया है। और एक तरह से जो फैसला कल आया था उसके तुरंत बाद उनकी सदस्यता रद्द मानी जानी चाहिए थी, क्योंकि ये संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 2013 का, उसके मुताबिक ये प्रावधान किया गया था। और राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, इससे पहले भी कई ऐसे सांसद हैं जिनकी सदस्यता, विधायक ऐसे हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है। आज उसी नियम का पालन करते हुए लोकसभा सचिवालय की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त कर दी गई है। इस पिछले कल की तारीख से ही कर दी गई है? नहीं, तारीख तो जी हाँ, वो होता उसमें यही है, प्रावधान यही है जो कोर्ट का आदेश था 2013 में लिली थॉमस वाले मामले में,
उसमें यही कहा गया था कि आपको तुरंत जो है सदस्यता समाप्त करनी होगी। तो वो कल से ही उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी और अब जो लोकसभा सचिवालय है इस अधिसूचना को चुनाव आयोग को भेजेगा। चुनाव आयोग वायनाड में उपचुनाव कराने का ऐलान करेगा, क्योंकि अभी उसका कार्यकाल 10 महीने बचा है लोकसभा का, तो इसलिए अभी ये एक उपचुनाव वहां पर हो सकता है। तो राहुल के पास ये विकल्प रहेगा, कई विकल्प उनके पास है, उनमें एक विकल्प ये भी है कि वो वायनाड से उपचुनाव में दोबारा लड़े और वापस आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज देखनी होगी, क्योंकि जब आप 2 साल से अधिक की सजा होती है और जब आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसमें यह प्रावधान भी रहता है कि 2 साल की सजा प्लस 6 साल यानी 8 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यह भी देखना होगा कि क्या यह प्रावधान लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है हाईकोर्ट से या बाद में ऊंची और कोर्ट से, तो फिर ये 8 साल तक के लिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये भी उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो कांग्रेस के लिए अगर देखें तो एक बड़ा झटका है, क्योंकि हमेशा वो ये शिकायत करते थे कि हमें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता, अब तो सदस्य ही नहीं रहे। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि वो इसको आगे कैसे लेके जाएगी। हमने देखा भी है कि आज भी और कल भी लगातार 2 दिन जब से फैसला आया है सूरत कोर्ट का, कांग्रेस काफी आक्रामक है, देश भर में वो आंदोलन कर रही है। उसका सीधा आरोप यह है कि बीजेपी राहुल गांधी को चुप कराना चाहती है, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। उनका ये कहना था कि चुनाव प्रचार के दौरान कई नेता कई तरह की बातें करते हैं, अगर इस तरह से सबको आप क्रिमिनल डिफेमेशन के जरिए अगर सदस्यता लेने लगे तो फिर तो कोई संसद में बचेगा ही नहीं। लेकिन दूसरी बात इसमें यह भी है कि बीजेपी ने भी इसको एक दूसरा एंगल दिया है। आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से जो ट्वीट किए गए कई सारे, उनमें एक बात पर खासतौर से ध्यान दिया गया, वो ये था कि ओबीसी समाज का अपमान राहुल गांधी ने किया है, क्योंकि जो उन्होंने बात मोदी सरनेम को लेकर के कही थी, चोर बताया था, उसके बाद ये बीजेपी ने इसको इस तरह से प्रेजेंट किया है कि ये सारे ओबीसी समुदाय का अपमान है और इसको अब पूरे देश में बीजेपी लेकर जा रही है। 1 लाख परिवारों में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों से संपर्क साधा जाएगा ओबीसी मोर्चे की ओर से, जिनको बताया जाएगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया है। मनोरंजन भारती भी हमारे साथ जुड़े हैं अखिलेश, उनसे जानते हैं जिस पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। बाबा, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस इसे एक मौके के तौर पर लेगी और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी? देखिए, ये तो कांग्रेस के रणनीतिकार जो है वो रणनीति बनाने में लगे हैं। फिलहाल जो हमें ये बताया गया था कि सोमवार को वो जो है वो अदालत में जो है इस पूरे मामले को लेकर के अपील करने वाले हैं, क्योंकि जो जजमेंट की कॉपी मिली है वो गुजराती में है, उसका पूरा ट्रांसलेशन हो रहा है, उसके बाद वो अपील दायर करेंगे। निश्चित रूप से ये कानूनी मामला के साथ साथ ये राजनीतिक मामला भी है और कांग्रेस पार्टी इसमें जरूर जो है इसका राजनीतिक जवाब देने की कोशिश करेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी विपक्षी दल एक तरह से एकजुट हुए हैं इस मुद्दे को लेकर के, जिस ढंग से आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है और बाकी दल जिस ढंग से राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है, वो कांग्रेस को अभी इस राजनीतिक माहौल में सूट कर रहा है और यही वजह है कि उनको लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक रेलिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अब देखिए कि इसकी एजेंसियों के दुरुपयोग या फिर इस तरह के भाषण के मामले में यदि इस ढंग की कुछ सजा होती है तो उसको लेकर के एक ये मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर है कांग्रेस की तरफ से कि सभी विपक्षी दलों को इसी मुद्दे पर इकट्ठा किया जाए और उसमें अब उनको कितनी सफलता हाथ लगती है ये देखने वाली होगी। लेकिन इस मुद्दे को अब मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। इसमें राहुल गांधी हो या नहीं हो, वो जो एक विपक्ष ने एक एकजुटता दिखाई है जिसको लेकर के आज मार्च भी हुआ है संसद में, जिसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट भी गए, ये मुद्दा जो है अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में चुनाव तक ये चलता रहेगा इसी तरह। मनोरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश, आप हमारे साथ बने हुए हैं। मेरा 2-3 कई सारे सवाल हैं हम आपसे पूछना चाहते, सुबह भी बात की थी। पहला सवाल ये था कि जो नेताओं का जो आजकल बातचीत का स्तर हो गया है, अगर उनको आप देखें तो सब समाज में कोई पढ़ा लिखा या जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करता अमूमन, और इस हमाम में सब नंगे। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, हर के 4 ऐसी भाषा निकल आएगी जिसका स्तर निम्न स्तरीय होगा। बिल्कुल। मेरा सवाल यह था कि ओबीसी की बात कर रहे हैं हम, जब 4 साल पहले 2019 में जब उन्होंने ये कहा था, तब क्या बीजेपी ने इसे ओबीसी की अस्मिता से जोड़ा था, या अब उसे लगता है कि चुनाव सामने है, इसको इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए, 2019 में भी इस बात का जिक्र किया गया था, लेकिन अब चूंकि ये कोर्ट का फैसला आया
उन्हें दोषी करार दिया गया। इसलिए ज्यादा बीजेपी जोर के साथ इस मुद्दे को उठा रही कि ये ओबीसी का किस तरह से अपमान है। और आपको बताएं कि जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक के बाद एक सुबह ट्वीट किए और उन्होंने लिखा कि ये पूरे ओबीसी समाज का अपमान है, ओबीसी समाज इसका लोकतांत्रिक ढंग से जवाब देगा, इस अपमान का बदला चुकाएगा। तो यानी बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट है कि वो इस आने वाले चुनाव में, जो कि कर्नाटक का चुनाव बिल्कुल सिर पर है, कुछ किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो वहां पर कर्नाटक के चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। और ये जो बयान था राहुल गांधी का, ये आप जानते हैं कि ये आया भी कर्नाटक में ही था, तो इसलिए वहां पर निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा होगा। और इसके साथ साथ दो तीन बातें और भी हैं शारिक, कि ओबीसी वोट बीजेपी के लिए क्यों मायने रखते हैं। क्योंकि 2014 का चुनाव हो, 17 का हो यूपी का विधानसभा, या 2019 का हो, या 2022 का यूपी का विधानसभा चुनाव हो, इन चारों चुनाव में यूपी में बीजेपी को झोली भर भर के ओबीसी के वोट मिले हैं। गैर यादव ओबीसी के खासतौर से सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को यूपी में मिले। इसी तरह से बिहार में भी बीजेपी को बड़ी संख्या में ओबीसी के वोट मिले हैं। बीजेपी चाहती है कि ये जो वोट है ये उसके साथ बरकरार रहे, बना रहे, तो उसमें ये मदद कर सकता है जो राहुल गांधी ने बयान दिया है। और इसमें हमने ये भी जो विश्लेषण किया, पाया कि जो बीजेपी के वोट बढ़े हैं ओबीसी के, वो कांग्रेस की कीमत पर बढ़े हैं। यानी जो वोट कांग्रेस को ओबीसी के मिला करते थे वो वोट शिफ्ट हो गए बीजेपी की ओर। तो ये बीजेपी को सूट करता है कि राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर ओबीसी मुद्दे पर निशाना साधते रहें, ताकि उनका जो वोट बैंक है वो बरकरार रहे। और दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी पिछले 8-9 साल से ओबीसी वोट बैंक पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, मैसेजिंग करने की पूरी कोशिश कर रही है। खुद पीएम मोदी भी दबे सुर में ही सही, लेकिन इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं, खासतौर से लोकसभा चुनाव के टाइम पर, कि वो खुद भी एक ओबीसी समाज से आते हैं। तो पीएम खुद एक सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा हो गए। मुख्यमंत्रियों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान उनके ओबीसी का चेहरा हो गए। इसके साथ केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री यूपी के, वो ओबीसी हो गए। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर 3 ओबीसी चेहरे हैं, के लक्ष्मण है, सुधा यादव है, और पीएम मोदी तो खुद है ही। इसके साथ साथ अगर आप केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करेंगे तो वहां पर भी बड़ी संख्या में बीजेपी ने ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया है। और बीजेपी का यह कहना है कि आजादी के 75 साल में कभी इतने ज्यादा ओबीसी मंत्री नहीं बनाए गए हैं किसी भी मंत्री परिषद में। तो यह वो सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी एक के बाद एक सप्लीमेंट करते हुए जनता के बीच जाएगी। और इसमें राहुल गांधी वाला जो मुद्दा है, इसको अब पूरा एक नया मोड़ बीजेपी ने दे दिया है। यहां पे एक और इसका एक दूसरा पहलू है अखिलेश। ये तो जो सुबह से हो रहा है, हम रिपोर्ट कर रहे हैं और आपसे भी बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस के राहुल गांधी की सदस्यता का चला जाना, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमलावर होना, केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ उन्होंने लंदन में जुडिशियरी को भी जोड़ दिया था कि वो भी दबाव में, कि राहुल गांधी, उनकी पार्टी और उनके नेता इसका राजनीतिक फायदा ना उठा पाए, इसके लिए किस तरह की घेराबंदी बीजेपी करेगी? देखिए, ये साफ बात है शारिक की कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पूरी तरह से सहानुभूति लेने का प्रयास करेंगे देश की जनता का। वो ये बताएंगे कि किस तरह से एक एक करके जो उनका आरोप है उसको दोहराएंगे कि एक एक करके सारे संस्थानों को नष्ट किया जा रहा है। और जिस तरह से जुडिशरी पर भी कल कई कांग्रेस के नेताओं ने, जिसमें खड़गे भी शामिल हैं, उन्होंने सवाल उठाया, उससे बिल्कुल वो समझ में आता है कि वो इस मुद्दे को आगे लेकर के जाएंगे। राहुल गांधी ने खुद लंदन में भी कहा था, जुडिशरी का जिक्र किया था। और कल तो फैसला जो सूरत कोर्ट का आया उस पर यह बार बार सवाल कांग्रेस की ओर से उठाया गया कि जज का तबादला क्यों किया गया, और कई तरह की जो प्रक्रिया थी उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के कोर्ट में लड़ाई लड़े और वहां पर सारे तर्क रखे, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जनता के बीच में जब जाने की बात होती है तो कल कुछ कांग्रेस नेताओं के जो ट्वीट आए उसमें वो देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं, और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और
राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहे। अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या होगी? आज गांधी की सदस्यता आज चली है, तब 5 क्या कोर्ट में जा रहे हैं? अरे सुनो तो भाई, एकदम तुम ही हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय क्या करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह सर लेकिन मेंबरशिप गई है, इस तात्कालिक कार्रवाई पर क्या कहेंगे सर? अरे ये हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। ठीक है, तो सुना आपने आदर्श कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश, इसमें पहले एक चीज जो हम लोग बात कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे को देखें तो उन्होंने वही लाइन लिया है कि संसद के अंदर बोलने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया। अब हमारी लड़ाई इससे कहीं रुकने वाली नहीं, आप अंदर नहीं बोलने देंगे तो हम बाहर बोलेंगे। देखिए, इस पर काफ़ी कुछ बोलने के लिए है, क्योंकि कई सारे तथ्य से जो पे हम लगातार कल पिछले 24 घंटे से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बाइट से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी लड़ने के मूड में है। संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी इस मुद्दे को वो उठाते रहेंगे। अभी एक के बाद एक जो ट्वीट आ रहे हैं कांग्रेस के आला नेताओं के, उससे भी बिल्कुल यही ध्वनि निकल करके आ रही है कि कांग्रेस पार्टी हथियार नहीं डालेगी, कांग्रेस पार्टी डटकर इसका मुकाबला करेगी। जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि कल भी कुछ ट्वीट आए और आज भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस बात का जिक्र किया है। इंदिरा गांधी का जो मामला था उससे तुलना की गई है। 1978 में इंदिरा गांधी की सदस्यता जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर दी थी। तो कल भी लोगों को ये याद कांग्रेस के नेताओं ने दिलाया, आज भी अशोक गहलोत ने याद दिलाया कि तब 2 साल के भीतर ही इंदिरा गांधी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के तौर पर वो वापसी की थी। तो उनका ये कहना है कि आप चाहे कितना ही परेशान करने का प्रयास करें, लेकिन राहुल गांधी वापसी करेंगे। लेकिन इसमें जो बात कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करनी चाहिए वो ये है कि जो कानूनी पक्ष इसका है उसमें वो आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं। क्या वो चुनौती देंगे? जो कन्विक्शन है, दोष सिद्धि, एक ये हिंदी में कन्विक्शन को जो दोष सिद्धि कहा जाता है, जो कि सूरत की अदालत ने उनको दोषी पाया है, उस दोष सिद्धि से रोक लगाने के लिए क्या वो ऊंची कोर्ट में जा रहे हैं? अगर वैसा वो करते हैं तो उन्हें फायदा मिल सकता है। उनकी जो मेंबरशिप गई है ये रिवर्स भी हो सकती है। अभी हाल ही में लक्षद्वीप के सांसद थे, उनके साथ यही हुआ, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। चुनाव आयोग ने वहां पर बाय इलेक्शन भी घोषित कर दिया, लेकिन जब उन्होंने केरला हाईकोर्ट में चुनौती दी, जब स्टे लगा और बाद में सदस्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें राहत मिली। अब उनके सदस्यता जल्दी ही बहाल भी हो जाएगी। चुनाव जो उपचुनाव था वो रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी यही स्टैंड लेने जा रही है? हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, यही सवाल आपसे, क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस के नेता बात कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही उनकी ओर से आ रहे हैं। हालांकि जयराम रमेश ने ट्वीट जरूर किया है, उन्होंने कहा कि कानूनी और राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन अगर हम केवल कानूनी लड़ाई की बात करें तो क्या क्या विकल्प बचते हैं और क्या उन विकल्पों पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है? क्या इसको चुनौती दी जाएगी हाईकोर्ट में और बाद में और भी ऊंची अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में? जी हाँ, निश्चित रूप से अभी तक जो मेरी बातचीत हो रही थी वो इसी मुद्दे पे हो रही थी कि कांग्रेस क्या कर रही है, और जो कांग्रेस में जो नेता इन सब चीज़ों को देखते हैं उनमें से एक ने हमें कहा कि हमारे पास जो है हम ट्रांसलेशन हो रहा है, जो भी कॉपी आई है जो उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो सोमवार को वो डिस्ट्रिक्ट अदालत में जाएंगे, और उन्होंने कहा था कि हम ऊपर तक इस मामले को लेकर के जाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका कहना है कि बड़ी अदालत में जो है ये मामला ठहरेगा नहीं, क्योंकि उनके पास ढेर सारे उदाहरण है ऐसे इसी तरह के मामलों को लेकर के।
लेकिन ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है राहुल गांधी का, इसके बाद जो दो नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उनमें से उन नेताओं का ये कहना है कि इतनी जल्दीबाजी सरकार ने नोटिफाई करने की, इतनी जल्दीबाजी क्या थी। हालांकि ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 2 साल की सजा होती है तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाता है। लेकिन उन नेताओं का ये कहना है कि क्या सरकार मंडे तक इंतजार नहीं कर सकती थी, इतनी जल्दी सरकार को नोटिफाई करने की जल्दीबाजी क्यों पड़ी। अब जो है, जो प्रक्रिया है कि अब उस वायनाड सीट को वैकेंट घोषित करेगा चुनाव आयोग और उसके बाद बाय इलेक्शन होगी, और उस बीच में यदि जो लक्षद्वीप वाले मामले में हुआ है कि यदि उनको 2 सिद्धि वाले मामले पर स्टे मिलता है तो फिर उनकी सदस्यता बनी रहेगी। लेकिन ये, जैसा कि हम और आप दोनों जानते हैं कि ये मामला कानूनी तौर पे तो लड़ा ही जाएगा, लेकिन पॉलिटिकली ये जो मामला काफी महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार ने अपने सारे काम आज खत्म हो गए, लोकसभा में बजट भी पास करा लिया उन्होंने, और उसके बाद 1 घंटे के बाद जो है ये निर्णय आया है। अब देखिए, अब सारी लड़ाई जो है संसद से लेकर के सड़क तक और हर राज्यों में कांग्रेस जो है एक धरना प्रदर्शन की रणनीति बना रही है। अब वो सब आपको देखने को मिलेगा। मनोरंजन, आप बने रहे हैं, आप दोनों से सवाल था। अखिलेश, हम और आप, हम सब लोग 20-25 साल से पत्रकारिता में, जब भी सरकारें रहीं और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच का इस तरह का टकराव हर दिन एक नई कहानी है, पहले कभी नहीं रहा हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो। इससे इस स्टेज पे विपक्ष के साथ जो रिश्ता है, चाहे आप किसी को भी ब्लेम कर लीजिए, सत्ता पक्ष को कहिए, विपक्ष को कहिए, उस पर नहीं पड़ते हैं, लेकिन इससे क्या कुछ हासिल हो रहा है? क्या जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, संजय सिंह कह रहे थे और बाकी लोग कह रहे थे कि विपक्ष चाहता ही नहीं है बीजेपी, विपक्ष बीजेपी नहीं चाहती है। हाँ, ये विपक्ष होगा ही नहीं तो कोई मुकाबला देने वाला ही नहीं होगा। नहीं, देखिए, तो विपक्ष के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि अगर उन्हें ये लगता है कि विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है, उन्हें कोई काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो वो लोगों के बीच जाके सहानुभूति ले सकते हैं। इससे कोई उन्हें रोकता नहीं है, अदालतों में जाकर चुनौती दे सकते हैं। और इस देश में विपक्ष के ऊपर सबसे बड़ा हमला कब हुआ था पिछले 75 वर्ष में, ये भी हमें याद अच्छे दिए और वो एविडेंस नहीं दे पाए, उस पर ये सजा होती है। राहुल गांधी जी, जेपी नड्डा कहा है कि आपने ओबीसी कम्युनिटी का एक तरह से अपमान किया है। राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं, कभी सूरज की अदालत से उन्हें मनाने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, उनके सदस्यता को लेकर के। राहुल गांधी जी, जेपी नड्डा नमस्कार, हाउ आर यू? आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल जी, एनी कमेंट सर? तो राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते हुए। संभवतः सुबह की तस्वीरें होंगी जब वो सदन में आए थे, और तब से ओबीसी वाले पे रिएक्शन पूछा जा रहा था। तो जो बात मैं कह रहा था विपक्ष की, शारिक, ये भूलना नहीं हुआ कि विपक्ष के ऊपर सबसे बड़ा हमला इस देश में 75 वर्ष में अगर हुआ था तो वो आपातकाल के दौरान हुआ था, जब 19 महीने तक तमाम जो बड़े दिग्गज विपक्ष के नेता थे उन्हें जेलों में रखा गया था आपातकाल में, मीसा के तहत। तो ये कहना कि अभी जातियां हो रही हैं और ये जैसा अभी हो रहा है वैसे कभी नहीं हुआ, टकराव की बात, मुझे लगता है कि ये तो जायज बात नहीं कही जा सकती है। और यहाँ पर ये भी आपको देखना होगा, मैंने अभी इंदिरा गांधी का जिक्र किया था, सोनिया गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको अगर याद होगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनके ऊपर उंगली उठी थी, बिल्कुल, और उन्होंने रायबरेली की जो लोकसभा की सदस्यता थी उससे इस्तीफा दिया था। उपचुनाव हुआ, वो चुनाव जीत करके आई, तो उस मुद्दे को ही उन्होंने जड़ से खत्म कर दिया। बाद में फिर एक बिल लाया गया जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत सारे जो पद थे उनको शामिल कर लिया गया ताकि किसी के ऊपर गाज ना गिरे आने वाले दिनों में। तो ये राजनीति में इस तरह के पैंतरेबाजी चलती है। इस मामले में आपको बता दें कि चूंकि खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और राहुल गांधी ने, आपको अगर याद होगा कि जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था, उसके बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पर राहुल गांधी पहुंचे और इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नलिफाई करने के लिए या रिवर्स करने के लिए तब की मनमोहन सिंह सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर, ताकि लालू प्रसाद यादव की जो मेंबरशिप है वो बची रहे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर राहुल गांधी ने कहा था कि इस ऑर्डिनेंस को फाड़ देना चाहिए। अगर वो ऑर्डिनेंस का विरोध तब नहीं करते तो शायद आज उनके सदस्यता नहीं जाती। हालांकि जो उन्होंने विरोध तब किया था तब उसका स्वागत भी किया गया था, कहा था कि ये प्रिंसिपल स्टैंड राहुल गांधी ने लिया है क्योंकि करप्शन से वो समझौता नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस के जो स्पिन मास्टर से उन्होंने इसको स्पिन दिया था। लेकिन आज राहुल गांधी, आप देखिए कि उसी कारण अगर ऑर्डिनेंस कानून बन गया होता तो आज शायद राहुल गांधी की मेंबरशिप नहीं जाती। तो मनोरंजन भी हमारे साथ हैं इस वक्त जुड़े हुए। बाबा, यही सवाल था कि कांग्रेस जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 1978 में
उनकी सदस्यता गई, वो जेल गई, उसके बाद 2 साल के बाद वापसी की। उसे याद तो कर रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन वो जमाना और आज का जमाना, क्या उस तरह की कोई वापसी कांग्रेस कर पाएगी इन मुद्दों के सहारे? मौका तो है कांग्रेस के पास, यदि कांग्रेस से वापसी करना चाहती है या फिर अपनी खोई हुई जमीन वापस लेना चाहती है, कांग्रेस के पास एक मौका है। और लेकिन मुझे लगता है कि यदि मुद्दे की बात करें तो राहुल गांधी की सदस्यता गई, इस पे इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? ये राहुल गांधी को भी पता थी, नियम सबको पता है, सारे कांग्रेस के नेताओं को पता था कि ये होना है। टाइमिंग को लेकर के आप कह सकते हैं क्या सरकार 24 घंटे और रुक सकती थी? नहीं, सरकार नहीं रुकना चाहती है। आपके पास जो है कानूनी विकल्प मौजूद है, आप जाइए, स्टे लेके आइए, ऊंची अदालत से स्टे लेके आइए, आपकी सदस्यता दोबारा बहाल हो जाएगी। ऐसी भी बात नहीं है, सबको मालूम है कि अभी हाल में ही एक सांसद की सदस्यता बहाल हुई है। इस तरह के जो मामले लोकतंत्र में होते रहते हैं। आप जो है इसमें अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप राहत की उम्मीद क्यों करते हैं? आप जब राजनीति करने आए हैं तो आप खुल के राजनीति कीजिए, या नहीं तो आप साधु की जमात है तो फिर वो काम कीजिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को और मालूम है ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी पुरानी पार्टी है, इतने वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कि पूरा अपना जीवन जो है संसदीय प्रणाली में ही खपा दिया है। मुद्दा जो है कि जो अखिलेश ने बोला, क्या राहुल गांधी उस दिन ऑर्डिनेंस की कॉपी नहीं फाड़ते तो आप आज बच जाते? निश्चित रूप से बच जाते, लेकिन उन्होंने उस मौके को बुनाया, अपने प्रधानमंत्री को एम्बेरस किया, ये सब चीज भी हुआ। यही बात उन्होंने अदालत में भी माफी मांग ली होती सूरत में, तो ये मामला भी वहीं पे लोगों का कहना है कि खत्म हो जाता है। अब यदि आपके ऊपर जो आप मानहानि का मुकदमा होता है, तो ये एक रास्ता है राहुल गांधी ने लिया है। आप उसको गलत कर सकते हैं, आप उसको सही कर सकते हैं, समय उसको गलत या सही ठहरा सकता है। अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना है, कांग्रेस पार्टी के पास क्या रणनीति है। कांग्रेस पार्टी जो है धरना प्रदर्शन कर सकती है, इस मुद्दे को जनता तक ले जा सकती है। बीजेपी ने एक और स्पिन दे दिया है कि ओबीसी का अपमान किया है, उसको लेकर के कई सवाल हो रहे हैं कि कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर हैं, या फिर बाकी जगह कितने जो है ओबीसी जो है उनका प्रतिशत कितना है। तो ये पॉलिटिकल बैटल है, ये पॉलिटिकल बैटल आपको सड़क पे ही लोगों के बीच लड़ना पड़ेगा, पॉलिटिकली लड़ना पड़ेगा। कर्नाटक का चुनाव आ रहा है, आप जाइए, लड़िए, और वहां से आपके फेवर में रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना संघर्ष जारी रखिए। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है सारी। अखिलेश, आपके पास आने से पहले एक छोटा सा सवाल बाबा से और पूछ रहे थे। बाबा, क्या अंदाजा था राहुल गांधी को कि सूरत कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आएगा? नहीं, कोर्ट से आने का इस तरह का फैसला का अंदाजा नहीं हो, मैं नहीं बता सकता हूं कि उनको क्या अंदाजा हो सकता है, लेकिन जो कानून के जानकार हैं उनका ये मानना है कि इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, और ये फैसला शायद ऊंची अदालत में जो है वो उनके फेवर में जाए और वहां से वो इस पे जो स्टे ले आए। लेकिन दिक्कत यह है कि फैसला चूंकि गुजराती में है, ट्रांसलेशन में उनको टाइम लग रहा है, और जो कि लॉयर्स है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बताया कि वो मंडे को अपील दायर करेंगे इसको लेकर। लेकिन मनोरंजन, अगर गुजराती में फैसला पढ़ने में समय लग रहा है तो जाना तो उनको गुजरात हाईकोर्ट में ही है, वहां तो गुजराती में भी काम हो सकता है, तो वहां इसमें इतना समय क्यों लगा रहे हैं? ना उन्होंने कल कहा, मुझे नहीं मालूम समय क्यों लगा रहे हैं, जो आगे क्या करेंगे ये भी उन्होंने नहीं कहा। हाँ जी, उन्होंने जो बात मुझे कही वही मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन हो रहा है और उसके बाद हम मंडे को जाएंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, उन्होंने सोमवार का दिन मुझे बताया, इसलिए मैं इस चीज को रिपोर्ट कर रहा हूं कि वो उनका कहना है कि हम सोमवार को जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो फैसला आया है ये जो है वो ऊपर की अदालत में ठहरेगा नहीं। इस ढंग की बातें जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है, वकीलों की भाषा होती है, उस ढंग से उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि और जो है हम स्टे लेकर के आएंगे। तो ये एक जो है कानूनी पहलू, जो 2-3 लॉयर हैं जो ये सारा मामला कांग्रेस में देखते हैं, उनसे बातचीत के आधार पर मैं ये कह रहा हूं। तो उन सबको मालूम था कि जैसे ही ये फैसला आया ऑटोमेटिक सस्पेंशन होना ही है राहुल गांधी की सदस्यता को, तो इसको लेकर के तो वो सजग थे। अब जो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी है वो कांग्रेस जो आला कमान या जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा आगे क्या। तो बाबा, अगर ये पता था कि क्योंकि संविधान का प्रावधान है, धारा 102(1)(e) के तहत ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरह का सजा मिलते ही सदस्यता चली जाएगी, और कल कांग्रेस के जो आला सूत्र वो इस बात की ओर इशारा भी कर रहे थे कि वो राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि वो लोकसभा में अब ना जाएं क्योंकि उनके सदस्यता जाना तय है। उसके बावजूद भी आज
राहुल गांधी क्यों संसद भवन गए? क्या वो लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहते थे? क्या वो कोई संदेश देना चाहते थे, या वो सरकार को मजबूर करना चाहते थे कि वो जल्द से जल्द फैसला ले उनकी सदस्यता के बारे में? दोनों बातें हो सकती है। जब वो आज आए थे तो मैंने एक वो वीडियो भी भेजा है, जब वो वहां पे उन्होंने खड़गे साहब के पीठ में हाथ रखा, तो फिर वो जो एक उन्होंने बोला है कि लोग कहेंगे कि मैं आपके जैकेट से नाक पोंछ रहा था, इस ढंग की बातें, वो बाइट भी जो कि हमें पहले बताया गया था ये ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन बाद में वो सार्वजनिक हुआ। तो ये सारी बातें भी, तो वो आए थे यहाँ पर के, यहाँ पे सोनिया गांधी भी थी, वो गए हैं। और मुझे नहीं मालूम कि वो हाउस में वो नहीं गए हैं, लेकिन संसद परिसर में वो जरूर थे। हमें ये भी बताया गया था कि वो जब हाउस एडजर्न होने के बाद गए, हमें कहा गया था कि 12 बजे के बाद भी आएंगे। हम सब राहुल गांधी का यहीं पर इंतजार भी कर रहे थे कि शायद वो आए यहाँ पर, लेकिन अब मैं जब तक था संसद भवन परिसर में वो नहीं आए थे। तो उनको तो जरूर मालूम था, कांग्रेस पार्टी को भी मालूम था, उनको ये भी मालूम है कि इस फैसले के बाद क्या स्थिति होती है, और यदि स्टे लगता है तो वो दोबारा से सांसद वो बन सकते हैं, या फिर उनको लगता होगा यदि नहीं होता तो फिर देखा जाएगा। राजनीति है, फिर जो संघर्ष है वो संघर्ष किया जाएगा। तो हर परिस्थिति में कांग्रेस को सूट करता है। दिक्कत या ये है कि कांग्रेस आखिर इसमें कितना मेहनत करना चाहती है, सबसे बड़ा सवाल ये। वैसे शारिक, मैं आपको बता दूं कि जो आपराधिक मानहानि के मामले होते हैं उसमें इस तरह से राहत जो है वो तुरंत मिलने की संभावना ज्यादा होती है, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला और नहीं। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जो आपराधिक मानहानि के मामले होते हैं उसमें जो अधिकतम सजा है 2 साल की, वो कम ही मिलती है। अब इस मामले में अदालत ने सजा दी है, तो निश्चित तौर पर यह भी कांग्रेस के पास एक ग्राउंड हो सकता है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई, तो इस बिना पर भी वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मनोरंजन, एक जो बड़ा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो संविधान के प्रावधान है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें यह कहा गया है कि अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, आप उस फैसले के आने की तिथि के साथ ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और आपकी सजा उसके अलावा अभी आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो सजा है 2 साल की, और 6 साल मिला करके 8 साल का समय हो जाता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर मान लीजिए कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, किसी भी कोर्ट से राहुल को राहत नहीं मिलती है, तो 8 साल तक चुनाव न लड़ना उनके करियर के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, अब राहत नहीं मिलती है तो फिर तो खेल खत्म है ना, फिर तो कोई डिबेट ही नहीं है। जो कानून है वो अपना काम करेगा। वो 8 साल के लिए बाहर रहेंगे। बहुत सारे कांग्रेस को पर इस पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि राहुल गांधी उनको संसद के अंदर चाहिए या संसद के बाहर चाहिए। और एक तरह से कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, ये बुरा होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पे हम और आप बैठ के डिबेट कर सकते हैं कि राहुल गांधी संसद में बोले या बाहर बोले। तो ये एक ऐसा इशू है। हाँ, सबसे बड़ी बात आप है जो आपने कही है, क्या राहुल गांधी को राहत अदालत से मिलती है या नहीं, ये 100% का जवाब है। ये आपको शायद मंडे को ही देखने को मिले। लेकिन बाबा, एक सवाल और है कि अभी हम पिछले 9 साल का इतिहास देखें, कई मुद्दे थे जो कांग्रेस के हाथ आए। नोटबंदी का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी मुद्दा रहा हो, पेट्रोल डीजल 100 के बहुत ऊपर निकल गया वो मुद्दा रहा हो, कई सारे मुद्दे रहे। लेकिन उन मुद्दों को कभी भी जनता के बीच एक लगातार मेहनत करके उस मुद्दों को भुनाने में कांग्रेस नाकामयाब रही। क्या इस बार भी इसी तरह से होने वाला है कि उनका जो एक लेट बैक एटीट्यूड है कांग्रेस पार्टी का, वो एक बार फिर उन्हें झटका दे जाएगा? अब देखिए, अब ये तो डिबेटेबल इशू है कि मुद्दे उनको हाथ लगते हैं और कांग्रेस जो है वो ढंग से कैप्चर कर पाती है या नहीं कर पाती है। कांग्रेस से बात कहेंगे तो वो कहेंगे कि हम हिमाचल जीते हैं, और वो कहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो है सरकार ने एक ओपीएस और एनपीएस पे जो एक कमेटी बनाई है, वो उसके बाद उस पर भी काफ़ी संसद में इस बात को लेकर संसद के गलियारे में चर्चा हो रही थी कि सरकार को आखिर लग गया कि राज्यों को लेकर के ये काफ़ी अहम मुद्दा है, इसलिए ओपीएस और एनपीएस जो पेंशन स्कीम है उसको लेकर के सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि सरकार जो है बीजेपी जब हिमाचल हार गई है। तो आप नफा नुकसान से देखेंगे, निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीतिक रूप से उनका नफा नुकसान देखना पड़ेगा। अब ये जो मुद्दे उठे हैं, अब धीरे धीरे जो है देश जो है चुनाव के मूड में जा रहा है। आज ही मैं कई सांसदों से
बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि अब केवल 8 महीने बचे हैं, अब छोड़ दीजिए हमें, अब तो हम अधिकतर समय जो है क्षेत्र में ही रहेंगे। तो अब जो है मुझे लगता है कि इस देश में यदि एक कर्नाटक के चुनाव के बाद जो है वो आपको काफी बदला हुआ देश मिलेगा, बदले हुए मुद्दे, लोगों के रिएक्शन आपको अलग दिखेंगे। वो बॉयल डाउन जो आके कर रहा है ये पूरा मुद्दा, वो कर्नाटक का जो है विधानसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी के सभी नेता और बाकी राजनीतिक दल हैं वो कर्नाटक को फोकस में रखे हुए हैं कि इन सब मुद्दों की झलक क्या कर्नाटक चुनाव में देखने को मिलेगी। मिस्टर बघेल के साथ बात की है एनडीटीवी ने, आइए वो देखते हैं। कानून राज्य मंत्री हैं एसपीएस बघेल। हमारे साथ है कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल। राहुल गांधी की आखिरकार सदस्यता चली गई संसद की। मैंने सूरत की माननीय अदालत के फैसले को विस्तार से पढ़ा, जनप्रतिनिधि कानून को विस्तार से पढ़ा। देश के संविधान और कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। आज जो ये फैसला हुआ है 2019 के उनके एक भाषण जो कि मानहानि की सीमा में आता था, वादी ने मुकदमा कायम कराया। आईओ ने तमाम सबूत, गवाह, ऑडियो वीडियो का संकलन करते हुए एक चार्जशीट लगाई। माननीय अदालत ने सूरत ने उसको कॉग्निजेंस में लिया और कॉग्निजेंस के बाद तमाम मौके हियरिंग के आए, जिसमें वादी और प्रतिवादी दोनों को अवसर मिले, जिसमें वो सिद्ध नहीं कर पाए जो आज वो फैसले के बाद कांग्रेस और वो कह रहे हैं, ऐसा उनको अदालत में कहना चाहिए था। तो 2 साल की सज़ा हुई है। माननीय स्पीकर साहब ने उस फैसले का संज्ञान लेते हुए जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 का अधिकार का प्रयोग करते हुए मेंबरशिप समाप्त कर दी और ऐसी मेंबरशिप कई बार हो चुकी है। क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े आदमी हैं, इसलिए आप इसको बहुत अचंभित हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग का कहना है कि चूंकि वो प्रधानमंत्री पर लगातार हमला करते रहे तो जल्दीबाजी में फैसला लिया गया। ये प्रधानमंत्री जी पर आरोप हजारों लोग लगा रहे हैं, संपूर्ण विपक्ष लगा रहे हैं, ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए डेमोक्रेसी में। तो ये जल्दबाजी का फैसला नहीं है। 2019 के मुकदमे का फैसला 2023 में आया, इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। अब सर कानून की जानकारी क्या लगता है कि राहुल गांधी के पास क्या विकल्प बचता है सर? अब ये उनके ऊपर है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि किसी भी जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ वादी या प्रतिवादी को कोई आपत्ति है तो माननीय उच्च न्यायालय में वो अपील कर सकते हैं, समय सीमा रहते हुए। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से दोनों पक्षों में किसी को दिक्कत करती है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में यार सिंगल बेंच ने दिया है तो डबल बेंच। आपको लगता नहीं कि जल्दीबाजी में फैसला लिया गया? जरा भी जल्दबाजी में नहीं लिया गया। कल आप यही सवाल करते कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 स्पष्ट कहती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो इमीडिएट उसकी मेंबरशिप चली जानी चाहिए। आज माननीय स्पीकर साहब ये निर्णय नहीं लेते तो आप मुझे से यही पूछ रहे होते कि फैसला पेंडिंग क्यों है। ये थे मंत्री एसपी बघेल। ये एक्सेसिव हाउस से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, अखिलेश वो ट्वीट पढ़ देते हैं। नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़, ललित मोदी घोटाला 425 करोड़, मेहुल चौकसी घोटाला 3,500 करोड़। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके दबाव में क्यों उतरी है, बचाव में उतरी है, जांच से क्यों भाग रही है? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जा रहे हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।